नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी की वॉइस में। दोस्तों, अगर आप यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी, पटवारी, लेखपाल, वन दरोगा, पुलिस समूह वीडियो या उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान, संग्रहालय एवं प्रमुख केंद्रीय संस्थान। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार केवल संस्थान का नाम पूछा जाता है तो कई बार उसका स्थान, स्थापना वर्ष या वह किस विषय से संबंधित है यह पूछा जाता है। इसलिए आज हम केवल नाम याद नहीं करेंगे बल्कि हर संस्थान को उसके काम और महत्व के साथ समझेंगे ताकि परीक्षा में प्रश्न चाहे किसी भी प्रकार के से आए, आपका उत्तर बिल्कुल सही हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान की। तो जब भी किसी संस्थान का नाम पढ़े तो अपने मन में तीन बातें हमेशा आपको याद रखनी है। पहली है, यह कहाँ स्थित है, और दूसरा, इसका मुख्य कार्य क्या है, तीसरा, परीक्षा में इससे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो यह तरीका आपकी याददाश्त को कई गुना मजबूत बना देगा। अब बात करते हैं संग्रहालयों की। तो संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं को रखने की जगह नहीं होते बल्कि वो किसी राज्य के इतिहास, संस्कृति, कला और विरासत को जीवित रखते हैं। उत्तराखंड के संग्रहालय हमें यहाँ की लोक संस्कृति, प्राचीन सभ्यता, शिल्पकला, पुरातत्व, धरोहर और सैन्य इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि अमुक संग्रहालय कहाँ स्थित है या वो किस विषय से संबंधित है। इसलिए केवल नाम नहीं, उस स्थान की भी अवश्य जानना जरूरी है। जब वो स्थान, उसका नाम ही जरूरी नहीं है, वह क्या स्थान है, तो इसके बारे में भी पूरा जानना कि उसका स्थान कहाँ है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। उत्तराखंड को प्रकृति का वरदान मिला है कि इसी कारण यहाँ पर्यावरण, वन, कृषि, जो पर्यावरण की है यहाँ, वन है, कृषि है, पर्वतीय विकास है यहाँ, जल संस्थान है, भूविज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान है यहाँ। तो यहाँ क्या है कि जो वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़े अनेक राष्ट्रीय स्तर के संस्थान स्थापित है, किए गए उत्तराखंड में। जो यही कारण है कि उत्तराखंड को केवल पर्यटन राज्य नहीं बल्कि शोध और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र भी माना जाता है। अब एक महत्वपूर्ण परीक्षा टिप मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी संस्थान का नाम समझ में नहीं आ रहा है तो उसके नाम में छिपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए, यदि नाम में फॉरेस्ट है तो वह वनों से संबंधित होगा, सर्वे है तो वह सर्वेक्षण से, रिसर्च है तो वो शोध से, और एग्रीकल्चर है तो वो कृषि से, और वाइल्ड लाइफ है तो वन्य जीव संरक्षण से जुड़ा होगा। इस प्रकार आप बिना रटने के भी कई प्रश्नों के उत्तर निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है ये। एक भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करोगे तो देखो, जिस प्रकार की मैं आपको तरीके से समझा रहा हूं ये सब आप मिस कर दो। दोस्तों, परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें दो संस्थान के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं। अब जिस प्रकार से अब परीक्षा का पैटर्न है तो वो इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं। दोनों के दोनों सही दे देगा और एक थोड़ा सा वहीं पर चेंज कर देगा तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर चेंज हुआ है। इसलिए केवल संस्थान का नाम याद करना पर्याप्त नहीं है बल्कि उसका सही स्थान भी आवश्यक याद करना है। यदि आप इस पूरे टॉपिक को एक बार समझकर पढ़ लेते हैं और बाद में केवल 10-15 मिनट का रिवीजन करते हैं तो यह अध्याय लंबे समय तक याद रहेगा। दोस्तों, यह टॉपिक छोटा जरूर लगता है लेकिन हर भर्ती परीक्षा में अंक दिलाने वाला टॉपिक यही है। इसलिए इसे बिल्कुल भी आप हल्के में मत लेना। अगर आप उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की पूरी तैयारी एक ही जगह करना चाहते हैं तो इस सीरीज की सभी कक्षाएं क्रमशः अवश्य देखें। आपको अपना पूरा उत्तराखंड जीके मजबूत हो जाएगा और रिवीजन भी आसान हो जाएगा। तो चलिए अब बिना समय गवाए उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान, संग्रहालय एवं प्रमुख केंद्रीय संस्थानों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि परीक्षा में इनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड के जो प्रमुख संस्थान संग्रहालय हैं, तो उसमें से सबसे पहले आता है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, तो यह कहाँ स्थित है और वह स्थान क्या है, ठीक है।
तो यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में, किस जनपद में है? अब सबसे पहले आप याद कर लो कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका? अल्मोड़ा जनपद में। अल्मोड़ा जनपद में किसके पास है? तो ये कटारमल के पास स्थित है। अब आपको दोनों के दोनों ढंग से याद रखना है, इसमें कुछ भी स्किप करने लायक नहीं है, वही पॉइंट मैंने जोड़े हैं, आप खुद देख लो, कोई विस्तृत जानकारी नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है बस। ठीक है, तो विवेकानंद जो पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, यह स्थित कहाँ है आपका? अल्मोड़ा में। और किसके पास है? कटारमल के पास। ठीक है, और कटारमल में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगला है आपका कि स्थापना एवं इतिहास। ठीक है, तो विवेकानंद जो पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना हुई वो हुई आपकी 4 जुलाई 1924 को। इसकी स्थापना कब हुई? 4 जुलाई 1924 को हुई। और डॉक्टर बोसी सेन द्वारा विवेकानंद लेबोरेटरी के नाम से कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। अब इसकी स्थापना कब की गई? 4 जुलाई 1924 में। किसने की? डॉक्टर बोसी सेन ने। किस नाम से की? विवेकानंद लेबोरेटरी के नाम से। कहाँ की? कोलकाता में। देखो इतने प्रश्न मैंने इसलिए में सब मिनिमाइज कर रखे हैं, ये सब जो मैक्सिमाइज होता है ना, पूरा मैक्सिमम डाटा जोड़ा जाता है, फिर उससे आप ढूंढोगे एक एक प्रश्न, उसमें ढूंढोगे कि इंपॉर्टेंट कौन है या किस प्रकार से हमें पढ़ना है। वो कुछ करने की इसमें आवश्यकता नहीं है, जो मैंने ये शुरू किया है यही पढ़ना है बस, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, हस्तांतरण। अब क्या हुआ कि 1936 में इस लेबोरेटरी को कोलकाता से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया। अब देखो कि जो विवेकानंद लेबोरेटरी था ये कोलकाता में थी, तो इसे कोलकाता से अल्मोड़ा कब स्थानांतरित किया गया, इस प्रकार का प्रश्न बनेगा। तो वो कब किया गया? 1936 में। अब आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि इसकी स्थापना आपकी 1924 में हुई है। तो हुई है तो इससे भी एक लग सकता है आपको अनुमान, कह रहा हूं एक अनुमान लगाने वाला कि 36 इसी के मतलब आसपास है। पहले तो याद होने वाली नॉर्मल सी बात है कि इसकी स्थापना 4 जुलाई 1924 को हुई, लेकिन किसी को याद नहीं होता है तो किसी टाइम वो एक दिमाग लगा सकता है, परीक्षा में जब कंफ्यूज हो जाता है तो दिमाग लगा सकता है, हाँ यार 1924 से थोड़ा लगभग नजदीक क्या है आसपास क्या है, तो 1936 को कर सकता है। तो ये विवेकानंद जो लेबोरेटरी थी इसकी जो इसको स्थानांतरण अल्मोड़ा में किया गया, तो कहाँ की कब किया गया? 1936 में। अगला है इसका जो नाम परिवर्तन किया गया, तो 1974 में इसका नाम बदलकर आधिकारिक रूप से क्या किया गया? विवेकानंद कृषि पर्वतीय अनुसंधान शाला रखा गया। और इसका जो पहला नाम क्या था? विवेकानंद लेबोरेटरी था इसका नाम। ठीक है, तो विवेकानंद लेबोरेटरी इसका पहला नाम था, और 1974 में इसका नाम आधिकारिक रूप से चेंज कर दिया गया और वो रखा गया आपका विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे। यदि वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR, जिसे क्या कहा जाता है आपका? पूसा की एक महत्वपूर्ण पर्वतीय इकाई के रूप में कार्यरत है। क्या कार्यरत है? यह वर्तमान में क्या? वर्तमान में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान क्या है? वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR पूसा की एक महत्वपूर्ण पर्वतीय इकाई के रूप में कार्यरत है। अगला इसमें प्रमुख फसलें और प्रमुख किस्म की खोज इस संस्थान द्वारा, किस संस्थान द्वारा? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा। मटर की प्रसिद्ध किस्म जो क्या है? BOL, ठीक है, BOALO, ठीक है, 03, तथा सोयाबीन की उन्नत किस्म BL52 क्या किया गया? की खोज की गई। अब किसके द्वारा किया गया? ये विवेकानंद जो पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है इसके द्वारा जो मटर की किस्म थी तो वो थी आपकी BOLO 03, तथा जो सोयाबीन की किस्म थी वो थी आपकी BL52। ठीक है, तो इससे जो सभी प्रश्न हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। जैसे इसकी MCQ सीरीज आएगी ना, जो देखना आप एक एक झटके में, अगर आप ढंग से मतलब वो ईमानदारी से पढ़ोगे ना तो एक एक झटके में पूरे प्रश्न इससे कर सकते हो। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि उत्तराखंड के मतलब विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ है? तो अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में किसके पास है? कटारमल के पास है। इसकी स्थापना कब हुई? 4 जुलाई 1924 को हुई। और किसने की? बोसी सेन ने। इसका इतिहास में क्या है कि जो इसका जो ये पहले कहाँ था? तो ये पहले कोलकाता था। अब इसको कोलकाता, ये पहले कोलकाता में था, अब कोलकाता से इसको अल्मोड़ा कब लाया गया?
तो तब ये इसको 1936 में लाया गया, ये भी आपका हो गया। अब अगला है इसमें कि इसका नाम कब बदला गया, तो 1974 में इसका नाम बदला गया। इसका नाम क्या रखा गया, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान रखा गया। यह किस इकाई में, किस पर्वतीय इकाई में कार्यरत है, तो ये ICAR पूछा कि महत्वपूर्ण इकाई में कार्यरत है। इसने किस मटर मटर की किस्म और सोयाबीन की किस्म की खोज की थी, BOLO 03 तथा BLO 52 की खोज की। तो यहाँ से आपके ये पूरे क्लियर होंगे विद MCQ। ठीक है, अब अगला है आपका कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया। सबसे पहला प्रश्न बनता है आपका कि सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो सर्वे ऑफ इंडिया, तो उससे पहले मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे देता हूँ, इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है। इसकी स्थापना सर्वप्रथम वर्ष 1767 में हुई। ठीक है, और बंगाल कोलकाता में हुई थी। अब देखो, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग था, तो भारतीय जो सर्वे ऑफ इंडिया था वो सबसे पहले कहाँ था, बंगाल में था। बंगाल में कहा, कोलकाता में था। ठीक है, तो कोलकाता में बंगाल में था ये। 1767 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके जो प्रथम महासर्वेक्षक थे तो वो थे मेजर जेम्स रेनले। तो ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है अभी तक। ठीक है, इसका मुख्यालय स्थानांतरण, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो सुरक्षा कारणों से वर्ष 1942 ईस्वी में, तो द्वितीय विश्व युद्ध जब चला था आपका, तो उसमें जो सुरक्षा कारणों के से वर्ष 1942 में इसका मुख्यालय कहाँ किया गया, देहरादून। तीन महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आ गए हैं कि जो सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, उसका मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून में स्थानांतरित किया गया है, जो वर्तमान में भी यही स्थित है। ठीक है, तो सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है आपका, देहरादून। पहले कहाँ था आपका, बंगाल। इसकी स्थापना 1767 में। इसके महासर्वेक्षक कौन है, मेजर जेम्स रेनले। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुरक्षा कारणों से 1942 में इसका जो मुख्यालय है स्थानांतरित कहाँ किया गया, देहरादून। पहले कहाँ था, बंगाल। यहाँ से अगला है आपका मुख्य कार्य, यह देश में भू सर्वेक्षण करने और मानचित्र बनाने वाली एकमात्र और शीर्ष अभिकरण है। अब देखो कि सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या होता है, तो सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य होता है भू सर्वेक्षण करना और मानचित्र बनाना। बस इतना याद रखोगे तो आप समझ जाओगे कि सर्वे ऑफ इंडिया का कार्य क्या है। सर्वे का मतलब भी आप चाहते हो कि सर्वेक्षण होता है, तो इतना ज्यादा तो इसमें है नहीं। ठीक है, अब सर्वे ऑफ इंडिया और मानचित्र बनाने वाली एकमात्र और शीर्ष अभिकरण। अगला है ऐतिहासिक गौरव, भारत का जो प्रथम डाक टिकट है, तो 1854 में सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी किया। तो भारत का, इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जो भारत का जो प्रथम डाक टिकट 1854 ईस्वी में जारी किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो जो 1854 में प्रथम भारतीय जो डाक टिकट जारी किया गया था वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। अब एक प्रश्न है आपसे कि सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो पहले कहाँ था। तभी तो पता लगेगा कि आप फोकस हैं या सिर्फ सुन रहे हैं, वीडियो को फास्ट कर रहे हैं, या ऐसे ही चले जा रहे हैं। ठीक है, मेन मोटिव ये होना चाहिए कि आपको ये याद होना चाहिए, और ज्यादा मोटिव नहीं है। अब मैं चाहूँ तो मैं आपको ऐसा भी बता सकता हूँ कि संविधान प्रकाशन, भारत का मूल संविधान प्रकाशन करने के लिए इस विभाग का अत्यंत महत्वपूर्ण अहम योगदान है। अब क्या है इसका मतलब, जब आप तक समझोगे नहीं तब तक क्लियर होने वाला नहीं। ठीक है, तब ये याद कब आती है, ये याद तब आती है कि जब एग्जाम में बैठे रहते हैं और थोड़ा सा तब आती है याद, हाँ शायद वो पॉइंट समझ जाते तो ये प्रश्न नहीं छूटते। ठीक है, तो संविधान प्रकाशन, भारत का मूल संविधान प्रकाशित करने में भी इस विभाग का अत्यंत महत्वपूर्ण अहम योगदान है। जो भारत का जो संविधान है इसको प्रकाशित करने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, योगदान है। अब एवरेस्ट की ऊंचाई की घोषणा वर्ष 1830 में सर जॉर्ज एवरेस्ट इसके महासर्वेक्षक नियुक्त हुए। अब 1830 में इसके जो महासर्वेक्षक थे वो कौन थे, जॉर्ज एवरेस्ट थे। और जो प्रथम महानिदेशक थे, जो महासर्वेक्षक थे प्रथम, तो वो कौन थे, मेजर जेम्स रेनले। ठीक है, जिन्हें 1852 ईस्वी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई 29,002 फीट घोषित की गई। अब देखो 30,002 फीट घोषित की। अब देखो कैसे और किसने की। सबसे पहले तो सर जो जॉर्ज एवरेस्ट है ये इसके महासर्वेक्षक थे, नियुक्त हुए थे कब, 1830 में। तो इन्होंने इसका सर्वेक्षण किया था, सर्वे किया था। सर्वे में इन्हें पता चला, जब इन्होंने सर्वे किया होगा तो सबसे ऊंची चोटी की जो ऊंचाई है वो इन्होंने देखी कि इसकी ऊंचाई कितनी है, और तब इन्होंने
बताया कि जो सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, उसकी जो ऊंचाई है वो इतनी, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये भी निपट गया होगा। अगला आता है आपका भारतीय सैन्य अकादमी, IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी का जो पहला प्रश्न बनता है वो बनता है स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। और एक बनता है कि ब्रिटिश फील्ड मार्शल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? सर फिलिप चैडविक। ये दो इंपॉर्टेंट है। अब सुन लो, जो IMA की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1 अक्टूबर 1942 को, सॉरी 32 को। तो 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। और औपचारिक उद्घाटन, इसका औपचारिक उद्घाटन जो हुआ था वो 10 दिसंबर 1932 को ब्रिटिश फील्ड मार्शल सर फिलिप चैडविक द्वारा किया गया। अब देखो, ये जो औपचारिक उद्घाटन 10 दिसंबर 1932 को हुआ था, तो ये ब्रिटिश फील्ड मार्शल किसके द्वारा हुआ था? तो ऑप्शन आ जाएगा, क्या होगा इसका सही आंसर? सर फिलिप चैडविक द्वारा। अगला है आपका प्रथम बैच के कैडेट। तो इसके पहले बैच में कुल 40 कैडेट्स थे। किसके बैच में? तो जो IMA का पहला बैच था उसमें केवल कितने, बैच में कुल कितने कैडेट्स थे? तो 40 कैडेट्स थे, जिनमें स्वतंत्र भारत के प्रथम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ठीक है, सैम बहादुर भी जिन्हें कहा जाता है। आपने वो सैम बहादुर वाली मूवी देखी होगी, उसमें इनका पूरा किरदार अच्छे तरीके से बता रखा है। और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल मोहम्मद मूसा भी शामिल थे। तो जो प्रथम बैच के कैडेट्स, इनके पहले बैच में जो कुल 40 कैडेट थे उनमें सैम मानेकशॉ भी शामिल थे, ठीक है। अगला है निरीक्षणकर्ता प्रधानमंत्री। IMA पासिंग आउट परेड POP का निरीक्षण देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह कर चुके हैं। अब जो निरीक्षण करता है प्रधानमंत्री, जो IMA जो पासिंग आउट परेड थी POP का निरीक्षण देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? निरीक्षण देख चुके हैं यहाँ की किस प्रकार की व्यवस्था है, इसका पूरा निरीक्षण कर चुके हैं। तो कौन कौन कर चुके हैं? जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ठीक। अगला है इसका आदर्शवादी क्या है? तो मैं एक प्रश्न आपको पूछा था, अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया उस पर, कि गढ़वाल मंडल का उद्घोष क्या है और कुमाऊं मंडल का उद्घोष क्या है। ये परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए मैंने ये पूछा था। वैसे ही इसका आदर्श वाक्य जो है, IMA का जो आदर्श वाक्य है, वीरता और विवेक, ब्रेव एंड विजडम, क्या है? IMA का आदर्श वाक्य है। ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। परमवीर चक्र विजेता, यहाँ से पास आउट बैच के प्रसिद्ध परमवीर चक्र विजेता में सोमनाथ शर्मा, कैप्टन विक्रम भट्टा, लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल होशियार सिंह, ठीक है। विक्रम भट्टा और सोमनाथ शर्मा और कर्नल होशियार सिंह आदि इसके क्या है? परमवीर चक्र विजेता है, यहाँ से पासिंग आउट बैच के। तो यहाँ से पासिंग आउट बैच का मतलब है कि ये यहाँ से पास हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ का बैच था, ये यहाँ से पास हुए थे और पास होने वाले प्रसिद्ध परमवीर चक्र विजेता है सोमनाथ शर्मा, कैप्टन विक्रम भट्टा और लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह। अब मुख्य भवन, IMA के जो मुख्य भवन का नाम है वो चैडविक इमारत है, जिसका डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार RT रसेल ने लुटियंस के अधीन तैयार किया गया था। अगला है महत्वपूर्ण स्थल। ये आता है IMA के मुख्य भवन का नाम क्या है? तो चैडविक इमारत इसका मुख्य नाम है। परिषद के भीतर क्षेत्रपाल, ठीक है। ऑडिटोरियम का निर्माण वर्ष 1900, ये क्या है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार RT रसेल ने किया था। ये आता है कि IMA की जो मुख्य भवन है उसका निर्माण किस प्रसिद्ध वास्तुकार ने किया था। जैसा आपने देखा होगा कि एक परीक्षा में आ रखा था कि जो राम मंदिर है, राम मंदिर के जो वास्तुकार हैं वो कौन है, ठीक है। तो ये आप कमेंट में जरूर बताना अगर आपने कोई पढ़ दिया होगा जिसमें वो आ रखा है, वो हाल ही में आया था। तो इसलिए मैंने ये वाला प्रश्न भी बन रखा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। आप ध्यान देना, ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं हम इनको जल्दी जल्दी में छोड़ देते हैं, लेकिन प्रश्न यही से बन जाती है, ठीक है। अब आता है कि अन्य महत्वपूर्ण स्थल। इस परिसर के भीतर क्षेत्रपाल ऑडिटोरियम का निर्माण 1982 में हुआ था, कैप्टन भत्रा मेस में, और IMA और वॉर मेमोरियल स्थापना 1999 में हुई। तो अब इससे मैं महत्वपूर्ण बताता हूँ आपको। परिसर के भीतर क्षेत्रपाल ऑडिटोरियम का निर्माण कब हुआ था? 1982 में हुआ था।
ठीक है। तो क्षेत्रपाल ऑडिटोरियम का निर्माण कब हुआ था? 1982 में हुआ था। और कैप्टन भद्रा मेस और IMA वॉर मेमोरियल स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। अगला है आपका RIMC स्थापना देहरादून में स्थित राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMS राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री जो कॉलेज है की स्थापना आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 13 मार्च 1922 को ड्यूक ऑफ विंटर प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा की गई थी। ठीक है। अब ड्यूक ऑफ विंटर किसे कहा जाता है? विंटर्स। ठीक है, विंडसर। तो ड्यूक ऑफ विंडसर किसे कहा जाता है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स को ड्यूक ऑफ विंडसर। ये प्रश्न ऐसे बनता है। ठीक है, जैसे इस बार काफी इस प्रकार के प्रश्न बने हुए थे। और जो RIMS की स्थापना हुई थी वो 13 मार्च 1922 में हुई थी। तो प्रथम भारतीय जो कमांडेंट है वर्ष 1947 में भारतीय सैन्य अकादमी के पहले भारतीय कमांडेंट मेजर जनरल ठाकुर महादेव सिंह बने थे। ठीक है, तो भारतीय सैन्य अकादमी के पहले भारतीय कमांडेंट मेजर जनरल ठाकुर महादेव सिंह बने थे। अगला आता है आपका FRI। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी पॉइंट है आपको एक भी मतलब नहीं छोड़ना है, चाहे आप इसको 4-5 बार पढ़ना ही क्यों न पढ़े, लेकिन आपने इसको एक बार भी नहीं छोड़ना है। इसके हर पॉइंट बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पृष्ठभूमि सबसे पहले आता है कि भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक डीट्रिच वेल्ड्स जर्मन वानिकी जो जर्मन वानिकी विशेषज्ञ हैं। कौन है? डीट्रिच वेल्ड्स की सलाह पर देश के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना 1878 ईस्वी में देहरादून में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से की गई। तो जो FRI की स्थापना, अभी FRI का कोई भी मतलब नहीं है। अभी FRI का जो बेस चल रहा है, अब बेस से ऊपर चलेंगे आप। तो अभी तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं हुआ था, अभी क्या था? ये फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1878 में। अब कब क्या हुआ कि 1874 में इसका नाम परिवर्तन हो गया। तो इसका नाम बदलकर क्या लिखा गया? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। दो नाम हो गए, एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल किया गया। तथा वर्ष 1906 ईस्वी में अनुसंधान कार्य को जोड़ते हुए इसे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम दिया गया। स्वतंत्रता के उपरांत इसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI कहा गया। अब देखो, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI से कब कहा गया? तो इसे स्वतंत्रता के उपरांत। ठीक है, इससे पहले इसका नाम क्या था? तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम था। 1926 में अनुसंधान कार्य को जोड़ते हुए इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम कर। अब स्थान परिवर्तन, स्थान का जो कार्य बढ़ने के कारण स्थान अभाव को देखते हुए 1914 में अब क्या हो गया थी? स्थान का कार्य बढ़ने के कारण जो ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसका कार्य बढ़ गया, और कार्य बढ़ने के कारण स्थान का अभाव हो गया। मतलब कार्य बढ़ गया तो क्षेत्र हमको ज्यादा चाहिए होता है, तो क्षेत्र ज्यादा चाहिए था, तो क्षेत्र का मतलब स्थान का अभाव को देखते हुए 1914 में क्या किया गया? इसे चांदबाग में कार्यालय एवं प्रयोगशाला बनाकर स्थानांतरित किया। अगला है वन संग्रहालय। राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय देहरादून वन संग्रहालय है, जिसकी स्थापना 1914 ईस्वी में हुई थी। तो जो देहरादून वन संग्रहालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1914 में हुई थी। डीम्ड विश्वविद्यालय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दिसंबर 1991 ईस्वी में जो FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय का, तो FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 1991 ईस्वी में FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। और वर्ष 2006 में इसने अपनी प्लेटिनम जुबली मनाई। प्लेटिनम जुबली मनाई कब मनाई इसने? 2006 में। ठीक है, अगला है वास्तुकला एवं मुख्य भवन। तो FRI का जो सभागार एशिया में लकड़ी से निर्मित एकमात्र हॉल है। ठीक है, FRI का जो सभागार है एशिया में लकड़ी से बना एकमात्र जो हॉल है। तो जहां 18,000 कास्ट नमूनों का एक कास्ट संग्रहालय भी है। कास्ट का मतलब जान रहे हो ना, लकड़ी का। तो लकड़ी के जो नमूनों का जो संग्रहालय है। भवन की आधारशिला वर्ष 1923 ईस्वी में 1923 में रखी गई थी, और मुख्य भवन का निर्माण ग्रीक और रोमन शैली से हुआ है। तो ऐसा प्रश्न बन जाता है कभी कभी, चांस बहुत कम है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मुख्य भवन का निर्माण किस शैली से हुआ है। कौन सा मुख्य भवन है? ये जो कास्ट नमूनों का बना हुआ है। अब वो कास्ट नमूना तो कौन सा बना है? तो FRI। तो FRI का जो सभागार है वो उसका जो मुख्य भवन है उसका निर्माण किस शैली से हुआ है? तो ग्रीक और रोमन शैली से इसका किया गया। और जो इसके वास्तुविद थे वो कौन थे? CG ब्लूमफील्ड थे।
अगला है उद्घाटन एवं मुख्य गेट। तो मुख्य भवन का जो भव्य उद्घाटन हुआ है तो ये हुआ आपका 7 नवंबर 1929 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। तो जो एफआरआई का मुख्य गेट है उसका जो उद्घाटन हुआ था 7 नवंबर 1929 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था और इसके जो मुख्य द्वार का नाम ब्रिटिश गेट है। अब देखो एफआरआई के जो मुख्य गेट का नाम क्या है, ब्रिटिश गेट। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, कि एफआरआई के मुख्य गेट का नाम क्या है। ठीक है, और ये किसने इस गेट का उद्घाटन किया और कब किया। ठीक है, मुख्य भवन का जो भव्य उद्घाटन 7 नवंबर 1929 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था और इसके जो मुख्य द्वार का नाम है वो ब्रिटिश गेट रखा गया है। ठीक है, और अब अगला आता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। तो एफआरआई देहरादून के ही परिसर में इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना 1938 में की गई। ठीक है, तो ये प्रश्न बनता है, ऐसे बनता प्रश्न कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी जो एफआरआई है वो कहाँ है, देहरादून में है। देहरादून में इसकी स्थापना कब हुई, 1938 में इसकी स्थापना हुई। अब चलते हैं अंतिम की तरफ धीरे धीरे, अब ये लास्ट होगा लगभग। तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, तो यह संस्थान मुख्य रूप से जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है। अब वाडिया इंस्टीट्यूट किससे संबंधित है, भूगर्भ विज्ञान। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि भूगर्भ से संबंधित देश का प्रथम संग्रहालय इसी वाडिया संस्थान में स्थित है। तो जो भूगर्भ से संबंधित, भूगर्भ मतलब जियोलॉजी, जियोलॉजी मतलब भूमि के, मतलब भूमि का जो ज्ञान होता है भूमि में, मतलब जो जितना भी उसकी क्वालिटी देखने के लिए जो भी प्रोग्राम इसमें किए जाते हैं वो जियोलॉजी से संबंधित होते हैं। भूगर्भ से संबंधित देश का जो प्रथम संग्रहालय इसी वाडिया स्थान में स्थित है। इसकी स्थापना महान संस्थापक प्रसिद्ध वैज्ञानिक डी.एन. वाडिया ने की थी और उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी रखा गया। स्थापना और हस्तांतरण, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जो जियोलॉजी की स्थापना वर्ष 1968 में दिल्ली में हुई थी, जिसके बाद में वर्ष 1976 ईस्वी में देहरादून स्थानांतरित किया गया। तो सबसे पहले इसकी स्थापना 1968 में हुई थी, कहाँ हुई थी, वो दिल्ली में हुई थी, और जिसके बाद 1976 में इसको कहाँ स्थानांतरित किया गया, देहरादून। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1968 में। इसको देहरादून स्थानांतरित कब किया गया, 1976 में। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जो है तो इसके महान संस्थापक भी वैज्ञानिक है डी.एन. वाडियाई थे, और डी.एन. वाडियाई के नाम पे ही ये वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है। ठीक है, अगला है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम्न, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे एक प्रश्न बता दूं मैं आपको कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है कि नेहरू जो पर्वतारोहण संस्थान निम्न है। आपने देखा होगा मैचिंग वाले प्रश्नों में यही प्रश्न लगभग हमेशा पूछे जाते हैं, रिपीटेड प्रश्न है ये। ठीक है, तो निम्न जो है वो कहाँ है आपका, उत्तरकाशी में। और निम्न और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में आप याद रखना, कहीं पे सिर्फ हिंदी में ही ऐसा लिख के दे देगा कि निम्न क्या है। ठीक है, तो निम्न दे देगा तो NIM भी थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाएगा। तो निम्न को ढंग से आपको याद करना है कि निम्न क्या होता है, कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग। स्थापना, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना जो हुई थी 14 नवंबर 1965 की में हुई थी, उत्तरकाशी जनपद में हुई थी। ठीक है, अब देखो कि निम्न की स्थापना कब हुई, 14 नवंबर 1965 को, कहाँ हुई, उत्तरकाशी में। दोनों प्रश्न आपके होने चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि यही परीक्षा में पूछे गए। प्रथम प्रधानाचार्य, तो इसके जो प्रथम प्रधानाचार्य हैं वो कौन है आपके, तो वो है ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ठीक है, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह क्या है, इसके प्रथम प्रधानाचार्य। किसके प्रथम प्रधानाचार्य की जो निम्न है, निम्न क्या है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग क्या है आपका, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान हो गया आपका। अब मूल मंत्र जो निम्न है NIM है, का मूल मंत्र है साहसे श्री प्रतिवसति। ठीक है, साहसे श्री प्रतिवसति इसका क्या है, मूल मंत्र। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि निम्न का जो पूर्ण नाम क्या है वो क्या है, साहसे श्री प्रतिवसति। अगला है कि जो स्थान विवरण है, निम्न उत्तरकाशी का एक प्रमुख और आकर्षण पिकनिक स्पॉट भी माना जाता है। निम्न क्या है, उत्तरकाशी का एक पिकनिक स्पॉट भी माना जाता है। अब आता है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, क्या चाहे आप स्टेट का एग्जाम दो या सेंटर का एग्जाम दो, ये दोनों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये UPSC तक की परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी भारतीय जो प्रशासनिक सेवा IAS। ठीक है, तो IAS के जो परीक्षण हेतु जो स्थापना 1 सितंबर 1959 को मसूरी में की। तो जो लावासना है लाल बहादुर शास्त्री
राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, तो ये भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के प्रशिक्षण हेतु, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, जो आईएएस होते हैं उनका प्रशिक्षण यहाँ होता है। तो इसकी स्थापना कब हुई आपकी, तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1959 ईस्वी को मसूरी में हुई थी। इसका नामांकन इतिहास, तो अक्टूबर 1972 ईस्वी में अकादमी का नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर रखा गया एवं वर्ष 1973 में इसका नाम राष्ट्र शब्द जोड़ा गया। अब इसमें राष्ट्र शब्द लावासना में राष्ट्र शब्द कब जोड़ा गया, तो राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा गया इसमें, तो ये जोड़ा गया आपका 1973 में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। 1972 में इसका नाम बदला गया, उस किसके नाम पर रखा गया, प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और इसमें जो राष्ट्रीय शब्द ये जोड़ा गया है, ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी इसका नाम था। और इसके बाद 1973 में इसमें राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी हो गया, ठीक है। अगला है आपका एरिज, ठीक है, जिसे आर्यभट्ट प्रशिक्षण विज्ञान शोध संस्थान कहा जाता है, ठीक है। तो जो आपका एरिज है, तो एरिज का मैं आपको बता देता हूँ इसकी स्थापना, तो तारा व भौतिक शोध संस्थान, एरिज की स्थापना और गठन वर्ष, तो एरिज का जो गठन वर्ष है 1954 ईस्वी में, तारा व भौतिक शोध संस्थान एरिज की स्थापना जो गठन वर्ष है 1954 में है, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और राजकीय वेधशाला के रूप में वाराणसी में हुआ था, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, राजकीय वेधशाला वाराणसी में हुई थी और 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके स्थानांतरण एरिज को वर्ष 1955 ईस्वी में नैनीताल के शेरों का डांडा, अब देखो नैनीताल और शेरों का डांडा, इसको आप याद रखना, ये मैचिंग वाले फॉर्म में बन सकता है। नैनीताल के शेरों का डांडा याद रखना है, नैनीताल का संबंध शेरों का डांडा से जरूर इस प्रकार का प्रश्न आएगा आपका। और उसके बाद 1961 ईस्वी में इसे नैनीताल की मनोहरा पहाड़ी, ठीक है, में स्थापित किया गया, किसको, एरिज को, ठीक है, एरिज, ठीक है। अब दूरबीन की स्थापना वर्ष 1972 नैनीताल की मनोहरा पहाड़ी में डॉक्टर संपूर्णानंद ऑप्टिकल दूरबीन की स्थापना की गई। कब की गई, तो डॉक्टर संपूर्णानंद ऑप्टिकल दूरबीन की स्थापना कब की गई आपकी, 1972 में। कहाँ की गई आपकी, नैनीताल में। जब नैनीताल में की गई, तो नैनीताल में किस पहाड़ी पे की गई, मनोहरा पहाड़ी में की गई। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको इस प्रकार से बना रहा हूँ, ठीक है। अगला है स्वायत्त संस्थान, एरिज को वर्ष 2004 में एक स्वायत्त संस्थान ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट बना दिया गया। इसे पूर्व में 1954 से 2000 तक यह उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन एवं 2000 से 2004 तक उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत है, ठीक है। तो जो इसका स्थान एरिज को वर्ष 2004 में एक स्वायत्त स्थान ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट कब बनाया गया, तो एरिज को ऑटोनोमस जो संस्थान इंस्टीट्यूट है वो 2004 में है। अगला है इसमें एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन, तो ऑप्टिकल जो दूरबीन है वो कहाँ लगाई गई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको आप अलग से लिख दो, ठीक है। तो वर्ष 2016 में नैनीताल के देवस्थल में एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल दूरबीन चालू किया गया, जो भारत और बेल्जियम का सामूहिक प्रयास इसका था। अब देखो एक प्रश्न बताता हूं मैं, 2016 में नैनीताल के देवस्थल में एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल दूरबीन चालू किया गया, जो कहां, भारत और बेल्जियम का सामूहिक प्रयास है। अब देखो जो देवस्थल में एशिया का जो सबसे बड़ा ऑप्टिकल दूरबीन चालू किया गया, उसमें भारत की सहायता किस देश ने की, ठीक है। तो किसने की, चीन ने की, पाकिस्तान ने की, अफगानिस्तान ने की या बेल्जियम ने की। तो जब आपको ये ढंग से याद होगा तभी आपको पता चलेगा कि बेल्जियम ने सामूहिक प्रयास किया, ठीक है। इस दूरबीन से तारों के जीवन चक्र, आकाशगंगाओं की उत्पत्ति, ब्लैक होल आदि ब्रह्मांडीय रहस्यों का अध्ययन किया जाता है। अब लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, तो मई 2022 में यहाँ पर 5 देशों भारत, कनाडा, बेल्जियम, उज्बेकिस्तान और पोलैंड के सहयोग से इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की। तो देखो एक ये प्रश्न लिख लो कि लिक्विड मिरर में भारत की जो सहायता किस देशों ने की, एक एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन के लिए जो कहाँ है, नैनीताल के देवस्थल में है, 2, और ऑटोनोमस कब, 2004 में। संपूर्णानंद द्वारा स्थापना कब की गई, नैनीताल शेरों का डांडा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा, एक स्थापना वाला जरूर आप याद कर लेना। तो
ये यहाँ से पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। अगला है आपका भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान IVRI मुक्तेश्वर। ठीक है, तो स्थापना एवं निर्माण यह स्थान मुक्तेश्वर नैनीताल में स्थित है। इसका निर्माण वर्ष 1893 ईस्वी में डॉक्टर अल्फ्रेड लिगार्ड के प्रयासों से हुआ था। ठीक है, तो यह स्थान मुक्तेश्वर नैनीताल में स्थित है। इसका निर्माण वर्ष 1893 ईस्वी में डॉक्टर अल्फ्रेड लिगार्ड के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान IVRI कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर में, और इसका निर्माण 1893 में हुआ था। इसके द्वारा डॉक्टर अल्फ्रेड लिगार्ड के द्वारा किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रारंभिक नाम तो 1893 में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी इसका पहला नाम था। ठीक है, जिसे वर्ष 1925 ईस्वी में बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च किया गया तथा स्वतंत्रता के बाद वर्तमान नाम किया गया। ठीक है, अब प्रमुख शोध अल्फ्रेड लिगार्डे ने यहाँ घोड़े एवं गो पशुओं में होने वाले सर्रा रोग पर महत्वपूर्ण शोध। तो गो पशुओं में क्या हुआ था कि एक सर्रा रोग हो गया था। तो सर्रा रोग पर क्या किया गया था? अल्फ्रेड लिगार्डे ने यहाँ घोड़े एवं गो पशुओं पर जो सर्रा रोग हुआ उस पर महत्वपूर्ण शोध किया था। ठीक है, अब टीकों का आविष्कार 1924 में डॉक्टर एडवर्ड्स ने रिंडरपेस्ट नामक भयानक रोग का टीका खोजा। ठीक है, रिंडरपेस्ट जो है ना, रिंडरपेस्ट। तो टीकों का आविष्कार 1924 में डॉक्टर जो एडवर्ड्स थे, इन्होंने रिंडरपेस्ट नामक भयानक रोग का टीका खोजा था। ठीक है, कब खोजा? 1924 में। और मुर्गियों के रानीखेत नामक प्रसिद्ध रोग के टीके का आविष्कार भी इस स्थान में हुआ था। तो मुर्गियों के जो रानीखेत नामक प्रसिद्ध रोग के टीका का आविष्कार भी हुआ था। ठीक है, अब बता दूं मैं आपको यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो एक तो ये आ जाएगा संस्थान स्थापना ये वाला। ठीक है, और सर्रा रोग किससे संबंधित है? तो घोड़े और पशु से संबंधित है। पहला नाम आने की बहुत कम संभावना है, लेकिन फिर भी आप इसको याद कर लें। ठीक है, अगला है हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन HESCO। तो स्थापना एवं संस्थान हेस्को संस्थान की जो स्थापना देहरादून जनपद के शुक्लियापुर के समीप हेस्को ग्राम में की गई। इसके संस्थापक एवं प्रमुख डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी हैं। ठीक है, तो हेस्को ग्राम की जो स्थापना हुई थी, तो वो हेस्को की स्थापना देहरादून जनपद के शुक्लापुर के समीप हेस्को ग्राम में की गई थी। इसके जो संस्थापक एवं प्रमुख डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी हैं। कार्य एवं पंजीकरण, इस संस्थान का जो मुख्य कार्य पर्यावरण को कम और कम नुकसान पहुंचाने हुए ग्रामीण विकास मॉडल खोजना, और इसकी स्थापना वर्ष 1980 में हुई एवं वर्ष 1983 में यह संस्थान पंजीकृत रजिस्टर्ड हुआ। अब आता है आपका सर जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय। तो सर जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी जो संग्रहालय है वो कहाँ है? तो वो है आपका कहाँ? मसूरी। इसकी स्थापना, इसे अनूठे संग्रहालय की स्थापना मसूरी में सितंबर 2023 में की गई। यह देश का पहले कार्टोग्राफी मानचित्रकला संग्रहालय है। यह क्या है? मानचित्रकला संग्रहालय है। कौन? सर जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय। ठीक है, संग्रह इसमें 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा उपयोग किए गए उपकरणों, जॉर्ज एवरेस्ट की प्रतिमा तथा महान अन्वेषण नैनसिंह रावत के पत्रों को सुरक्षित रखा गया। किसमें रखा गया है? सर जॉर्ज एवरेस्ट क्रिप्टोग्राफी मसूरी में रखा गया है। दोस्तों, इसी तरह से ये जो पूरी सीरीज है ये समाप्त हो चुकी है। इसमें हमने आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, पूरा आपका जो उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान है वो सब कंप्लीट करा दिया है। इससे आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इसको आप ढंग से पढ़ोगे, एक दो बार इसका रिवीजन करोगे, परमानेंट मेमोरी में छप जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो आने वाली जो जितनी भी जरूरी अपडेट होंगी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।